जो मीटिंग में जब कक्षा चलती है तो उसका एक एक क्षण आप लोगों के लिए मूल्यवान होता है। उस समय यदि हम बार बार व्यक्तिगत समस्याओं पर रुक जाएंगे तो एक व्यक्ति के चलते सैकड़ों विद्यार्थी का ज्ञान यात्रा रुक जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहे, कोई दवा के बारे में कोई और प्रश्न है या पढ़ाई से कोई रिलेटेड कोई जिज्ञासा है, तो उसे जूम के चैट बॉक्स में लिखें या ग्रुप में आप लिखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके हर प्रश्न को पढ़ूंगा और उसका समाधान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि ये हमारे आनंद का विषय है। मैं चाहता हूं कि हमारी मीटिंग में जब कभी भी हम बैठे हैं तो वहां ज्ञान की एकाग्रता हो, वहां सीखने की शांति हो, वहां हर विद्यार्थी पूरे मन से ज्ञान ग्रहण कर सके। याद रखिए, हम यहाँ कोई केवल दवा को याद करने के लिए नहीं बैठते हैं। हम यहाँ एक श्रेष्ठ चिकित्सक बनने की साधना करने के लिए बैठते हैं। और साधना तभी सफल हो सकती है जब अनुशासन, धैर्य और व्यवस्था के साथ चले। इसलिए आइए हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां एक भी क्षण व्यर्थ ना जाए और हर मीटिंग के बाद हम पहले से अधिक ज्ञानी, अधिक संवेदनशील और अधिक समर्थवान चिकित्सक के रूप में निकले। आपके हर प्रश्न का स्वागत है, बस उसे सही स्थान पर आप लिख दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अगर आप लिखते हैं तो वहां काफी अच्छा रहेगा, आपकी सारी समस्याओं का ये किया जाएगा। अगर चैट बॉक्स में लिखते हैं तो भी बहुत सारे भाई बहन हैं उसका जवाब दे देंगे, या अगर हमारी नजर पड़ गई तो तुरंत उसी समय रिप्लाई में कर दूंगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग फीडबैक देने से कतराते हैं। कुछ बहनों का फीडबैक आया, फीडबैक के साथ कुछ सुझाव भी आए, लेकिन हम उन सुझावों को अमल अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि केवल 1 से 2 ही सुझाव आए हैं। अगर समुदाय में वही सुझाव आएंगे तो हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजिंग हम करते हैं। ये मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये सुझाव समय निर्धारण को लेकर के था, लेकिन जो समय निर्धारण हमारा 9:30 बजे है, अभी इसमें कोई छेड़छाड़ में करना नहीं चाहता जब तक कि और लोगों का मंतव्य हमारा न आ जाए। और इसीलिए मैं आप लोगों से फीडबैक मांगता हूं ताकि जहां तक ज्यादा से ज्यादा हो सके उसमें हम सुधार ला सके आप लोगों के लिए। कुशाल दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? धन्यवाद।
बात टाइम के सुझाव को लेकर के है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी अपने दैनिक कार्यों से स्वतंत्र होकर के, अपने भोजन से फ्री होकर के, अपने घर के सारे काम काज करके इस समय पे अपनी क्लास को आसानी से ले सकते हैं। और इसलिए 9:30 बजे का समय देखिए, हम अभी इस निर्णय पर कभी नहीं पहुंचेंगे जब तक कि और लोगों का मंतव्य ना आ जाए। जी 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 बिल्कुल। मैंने स्पष्ट तौर पे अभी कह दिया है कि केवल 1 से 2 व्यक्ति का ही सुझाव है, ठीक है? और 1-2 व्यक्ति के चलते सारे लोगों को परेशान करना ये कोई समझदारी नहीं होती, ठीक है? हाँ, सारे लोगों के चलते 1-2 लोगों को परेशान किया जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिल गई थी ग्रुप में कि आज जो विषय वस्तु रहेगी वो है फीवर, बुखार, जो कि एक आम समस्या है, घर घर की समस्या है। उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हम जिस विषय को पढ़ने और पढ़ाने जा रहे हैं ना, वह केवल बुखार एक अध्याय नहीं, यह उस क्षण की कहानी है जब एक रोगी कांपते हुए आपके सामने आता है और उसकी आंखों में बस एक ही प्रश्न होता है, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना? उस समय आपके हाथ में होम्योपैथ की छोटी छोटी गोली केवल नहीं होती, Recording in progress. मिस हो गया था। याद रखिए, वो केवल छोटी छोटी गोली नहीं है उस समय की, वह एक उम्मीद होती है। आज की जो हमारी जूम मीटिंग की कक्षा है उसमें हम सीखेंगे एक साधारण सा दिखने वाला बुखार, एक साधारण सा दिखने वाला ज्वर कितने अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है और एक सच्चा होम्योपैथ उसे कैसे पहचानता है। क्षण भर के लिए कल्पना करें, रात का समय है, ठंडी हवा चल रही है, एक किसान खेत से घर लौट रहा है, अचानक उसे ठंड लगने लगती, बेचारा कांपने लगता है और सुबह तक उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। अब प्रश्न है कि यहाँ पर पहली औषधि क्या होगी? चाचा जी, पहली आर्सेनिक एल्बम नोट करेंगे, ठीक है? कैम्फर, यदि ज्वर की शुरुआत में सर्दी लगने से हुई होती है तो सबसे पहले कैम्फर का मदर टिंचर 1 बूंद 2 तोले पानी में और सुबह दोपहर शाम पिला दें।
अगर कैंफर की औषधि होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर नहीं मिल पा रही है या मेडिकल स्टोर काफी दूर है, तब वैसे कंडीशन में आपके घर में भीमसेनी कपूर भी होगा। ठीक है, बस एक सरसों के दाने के बराबर 1 चम्मच पानी में घोलिए और पिला दीजिए। दूसरी कौन सी बोले सर डॉक्टर? कैंफर, कैंफर जो है तो होम्योपैथिक का फायर ब्रिगेड है, यानी जहां आग शुरू हो रही है ना, वहां तुरंत पहुंच जाता है। बहुत सुंदर, आप लोगों की कलम में आज रफ्तार पकड़ लिया। चलिए इस थोड़ा सा और विस्तार से मैं कोशिश करूं समझाने का। एक बार डॉक्टर दीप्ति जी के पास एक मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहिबा मुझे रात में ठंड लगी और देखिए ना सुबह बुखार आ गया। डॉक्टर दीप्ति ने कहा, रात को आप कर क्या रहे थे? वह बोला, छत पर सो रहा था, लेकिन ठंडी हवा जो चली ना, कंबल उड़ के नीचे आ गया और मैं वहीं पे सोया रह गया। डॉक्टर दीप्ति ने कहा, भाई कंबल नीचे गिरा है ना, ये कैंफर उठाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कैंफर देने के बाद भी रोगी के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तब वैसे केस के लिए हम इपीकॉक 30 का प्रयोग करेंगे। एक मात्रा यानी सिंगल डोज, 1 डोज इज इक्वल टू 2 ड्रॉप्स ओनली। अब सवाल ये उठता है कि बिना लक्षण के हम इपीकॉक क्यों दें? इपीकॉक शरीर की अंदर की सारी उलझन को वो साफ करने का काम करता है। और डॉक्टर को कहता है, अब असली तस्वीर आप देख लो। हो गए? गुड। कल्पना कीजिए तेज ठंडी हवा चली और अचानक बुखार आ गया। रोगी बेचैन है, डर भी रहा है
दिल का धड़कन तेज है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कौन सी औषधि? एकोनाइट। गुड। यानी एकोनाइट 30 दिन में 3 बार, और अगर जरूरत पड़ता है तो 1 या 2 घंटे पर भी हम दे सकते हैं। एकोनाइट तूफान की दवा है। जहां रोग अचानक हमला करता है वहां यह सैनिक की तरह सामने खड़ा रहता है। अब दूसरा केस देखिए, बच्चा या बड़ा, अचानक तेज बुखार, आंखें बिल्कुल लाल, सर में दर्द, शरीर में जलन, लेकिन प्यास नहीं। कौन सी दवा? आर्सेनिक। पल्स। श्रीमान थोड़ा सा तो पढ़ा कीजिए, और नहीं तो रिवीजन तो कर लिया कीजिए। बेलाडोना। बेलाडोना 30। मैं हमेशा कहता हूं बेलाडोना आग की तरह है। चेहरा लाल, आंखें लाल, शरीर गर्म, जैसे किसी ने शरीर में लाल रंग भर दिया है। पढ़ा था ना? नहीं। हेलो भैया। हाँ दीदी बोलिए। धन्यवाद भैया। एक इमरजेंसी है, किसी को बिच्छू ने काट लिया है, तो उसके पास सिलीसिया पड़ी, एपिस नहीं है, तो क्या बता दूं? कितनी देर में देने को बता? लीडम पाल। भैया उसके पास अभी अवेलेबल सिर्फ सिलीसिया है। तो सिलीसिया दे दो ना। कितनी देर में दिलवा दूं? सिलीसिया के साथ आर्सेनिक दिलवा दो, ठीक है? दोनों मिलाकर के प्रत्येक 10 मिनट पर, ठीक है? ठीक है, ठीक। बस। लाइट ऑफ सिलीसिया एक वैसी औषधि है जो कि बिना जरूरत का माइक को अनम्यूट ना करे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सिलीसिया जो है तो एक ऐसी औषधि है जो कि शरीर के अंदर अगर बंदूक का गोली भी है ना तो उसे बाहर निकाल फेंकने की शक्ति रखता है। और आर्सेनिक मैंने पढ़ाया था जलन। जब बिच्छू डंक मारता है ना तब सुखद अनुभव नहीं होता है, उसके बॉडी में एक जलन पैदा होती है और वो जलन आग। कहां पर से हमारा माइक म्यूट हुआ था ये तो मुझे भी नहीं पता है। सर बेलाडोना पे थे हम। बेलाडोना पर चल रहे थे। इसी बीच रश्मि दीदी का कॉल आ गया कि कुछ इमरजेंसी केस हैं कि बिच्छू ने
डंक मार दिया किसी को तो अब वहां पर लीडमपाल हम जब बताए तो बोली नहीं, लीडमपाल उसके पास है ही नहीं, उसके पास सैलेसिया है, क्या चलेगा? तो मैंने सैलेसिया और आर्सेनिक मिला के कहा है। देखिए, सैलेसिया एक ऐसी औषधि है ना कि बंदूक का गोली भी अगर शरीर के अंदर है तो उसे भी बाहर निकालने की क्षमता रखता है। और आर्सेनिक में क्या होता है, जब बिच्छू डंक मारता है तो कोई हमें सुखद अनुभव नहीं होता है, बल्कि ऑल बॉडी, पूरे शरीर में लगता है आग का ठिंगोरा है, इतना जलन। और ये जलन की एक महान दवा है आर्सेनिक। क्लियर? सर, बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं सैलेसिया उसको भी निकाल सकता है? किस तरह के टॉक्सिन? जैसे कि विजातीय तत्व यूरिन में होते हैं, ब्लड में होते हैं, इससे क्रेटिनिन बढ़ जाता है। कारण 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 ये है कि क्रेटिनिन बढ़ने से फिर जो है सीरम क्रेटिनाइन बढ़ने के कारण नहीं, सीरम क्रेटिनाइन आखिर बढ़ा क्यों? आखिर आपका किडनी डैमेज हुआ क्यों? किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही शुगर की वजह से या तो आखिर शुगर हुआ क्यों? कारण मैंने आपको क्या बताया कि कल भी आप लोगों से हम बात कर रहे थे कि जब हमारे पास पेशेंट आता है ना तो दिल खोल करके पहले उससे बात कीजिए और उससे सारी बात सुनिए। देखिए, होता क्या है, मान लिया जाए कि मेरा मित्तल दीदी सामने है, अगर इनके सामने हम बैठे हुए हैं और इन्हें कुछ अपशब्द हम बोल दें, दुर्व्यवहार इनके साथ हम करें, और 10 मिनट के बाद भी अगर इन्हें हम रसगुल्ला खिलाएंगे कि दीदी खा लीजिए रसगुल्ला लाए, क्या इनका लिवर अलाउ करेगा? बोलिए। नहीं करेगा। उसमें तुरंत लिवर डैमेज हो गया ना? हाँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, जिस घर में आग लगती है तो बगल वाले घर को क्षति होती है या नहीं? होती है। तो लीवर के बगल में ही हमारा पेनक्रियाज है ना? हाँ। जब लीवर हमारा खराब होगा तो पेनक्रियाज इंसुलिन बनाएगा नहीं ना? नहीं। नतीजा क्या होगा? ऊपर से इंसुलिन लेना होगा ना? हाँ, ऊपर से लेना पड़ेगा। यानी वहां पर भी हम डायबिटीज पेशेंट बन गए ना? हाँ। जी। तो खैर ये सब बातें हम बताएंगे, तो बाद में बताएंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो बातें चल रही थी बेलाडोटा का, मतलब सिलेसिया जो है रास्ता भटक गए थे। सिलेसिया बॉडी के टॉक्सिन नहीं निकालता है, ठीक? नहीं। चाचा जी, आपने अभी बताया ना, तो रश्मि दीदी ने पूछा बिच्छू के डंक मारने से उनके पास सेलेसिया थी, तो आपने बोला आर्सेनिक कैल्शियम मिला के देना, तो दोनों बराबर मात्रा में देना। हाँ ठीक। हाँ जी, ठीक है। अगर मरीज का चेहरा देख करके आपको लगे कोई भी मरीज का चेहरा देख करके अगर आपको ऐसा लगता है जैसे ये तो बिल्कुल टमाटर बन गया है, तो समझिए वो टमाटर नहीं, बेलाडोना है।
क्लियर? क्यों? क्योंकि मैंने बेलाडोना में आपको क्या बताया था, चेहरा लाल होता है, आंखें लाल होती है, शरीर गर्म होता है, धड़कन तेज होती है। धड़कन तेज होती है। अब एक नया कारण देखते हैं। कभी कभी बुखार का कारण जो है ना, कोई वायरस नहीं होता है, बल्कि कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, यानी शरीर का कचरा अंदर सड़ने लगता है, जिसके वजह से भी बुखार होता है। ऐसे में हम क्या देंगे? नक्स भूमिका। नक्स भूमिका। गुड, बहुत सुंदर। तो नक्स भूमिका 30 दिन में 3 बार जी। नक्स भूमिका शहर के सफाई कर्मचारी के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। जहां गंदगी जमा वहां की सफाई कर देता है। अब हम पहुंचते हैं भारत के सबसे पुराने दुश्मन पर, मलेरिया। आप लोगों ने कभी मलेरिया देखा है? नहीं। अपने दुश्मन को महसूस किए हैं, अपने दुश्मन को महसूस करेंगे ना, देखेंगे। बस एक बार नहीं, कई बार झेला। ये तो आपका हौसला है कि आपने अपने दुश्मन को कई बार झेला। इसकी पहचान क्या है? नियमित समय पर आता है, घड़ी देख करके आता है, और जब भी आता है ना, आपको कपा करके जाता है। पूरा कपकपी लगेगा, होता है ना? ये है आपके दुश्मन का पहचान। और ये भागेगा कैसे? मलेरिया ऑफ। 200 ले लेंगे, एक मात्रा, यानी 1 डोज। 1 डोज इज इक्वल टू 2 ड्रॉप्स ओनली। भैया जी एक बार और बोल दीजिए। मलेरिया ऑफ। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि हमारे घर में एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, तो दूसरे को ना हो, इसके लिए भी हम मलेरिया ऑफ का प्रयोग करते हैं, केवल 1 डोज। प्रतिरोधक औषधि के रूप में। अब इसके बावजूद भी अगर मलेरिया नहीं भागता है, तब एक स्वस्थ व्यक्ति को सुरक्षा तो मिल जाती है मलेरिया ऑफ से, लेकिन फिर भी अगर बुखार आ जाता है ना, तब इसकी एक महान दवा है चेनम सर्प। चेनम, CHININUM, सल्फ, SULPH। $30 आप 3-3 घंटे पर देते जाइए। लेकिन यही मलेरिया या किसी भी तरह का बुखार अगर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच आता है ना,
तब उसकी अवधि बनेगी नेट्रम म्यू। नोट करेंगे। अच्छा जी, एक बार फिर बोल दीजिए। इसको एक बार बोल दीजिए। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच अगर कोई बुखार आता है तब उसकी महान अवधि बनेगी नेट्रम म्यू 200। पहले वाली दवा कौन सी बताई थी? चेनम सल्फ। हाँ जी 30। ठीक है। और इतना होने के बावजूद कोई कोई बुखार आप देखे होंगे कि आज बुखार लगा, कल बिल्कुल ठीक, परसों फिर बुखार लग जाएगा। तो डोज क्या हुआ इसका? TDS में दे देंगे, यानी 2-2 बूंदे 3 बार। तो जो बुखार एक दिन छोड़ करके आता है ना, उसकी महान औषधि होती है चाइना। नेट्रम मोर की सर, नेट्रम म्यूर 10 बजे से 11 बजे जो बुखार आती है सुबह में ना, उसके लिए मैंने बताया है श्रीमान। कितनी पोटेंसी सर? मैंने तो बताया 200 200। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। नोट कर लिए? एक दिन छोड़ करके एक दिन आने वाला बुखार। तो 200 चाइना। दिन में 3 बार देना है, 2-2 बूंद। मैंने बताया या नहीं बताया तो पहले बताइए आप। जी बताए। चाइना का बताना है सर। चाइना 30 या 200? अब कभी कभी होता क्या है कि जब बुखार आता है ना, तो पूरे शरीर में काफी पेन होता है, ऑल बॉडी पेन। ऐसा लगता है जैसे कोई कुचल दिया है। तो वैसे बुखार के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है होम्योपैथ में, जिसका नाम है यूपिटेरियम पर्क। तो सर डेंगू का नाम क्या? सर डेंगू में बड़ा काम किया सर। हाँ 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 बिल्कुल, डेंगू में काम करेगा। ऑल बॉडी पेन होता है डेंगू में। जी जी। यूपिटेरियम सर, यूपिटेरियम सर, यूपिटेरियम EUPATORRIUM पर्क PERF। ये हो गया ऑल बॉडी पेन। जब रोगी कहे कि डॉक्टर साहब लगता है मेरी हड्डी किसी ने तोड़ के रख दी, बस आंख बंद करके ये औषधि 2 बूंद जीवा पर दे दीजिए, उसकी सारी मरम्मत हो जाएगी हड्डी। एक बार डॉक्टर ज्योति के पास एक मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहिबा मेरी हड्डियां टूट रही। डॉक्टर ज्योति ने पूछा, आपकी हड्डी किसने तोड़ी? तो मरीज बोलता है, मलेरिया। तो डॉक्टर ज्योति ने कहती, ठीक है
हम यूपिटेरियम से मलेरिया की हड्डियां तोड़ देंगे। एक और फीवर होता है जिसका हिंदी में बोलते हैं लाल ज्वर। अब खास करके ये बच्चों में होता है जिसमें चिकन पॉक्स, चेचक होता है ना, जिसको छोटी माता आप लोग कहते हैं या बड़ी माता के नाम से जानते हैं। अभी सर बहुत फैला हुआ है हम लोग के यहाँ। देखिए हम पूछ रहे जानते हैं आप, पर फैला हुआ भी है। जी खत्म हो गया। टीका लग के खत्म हो गया ना चेचक तो इसके रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छी औषधि आती है जिसका नाम है वायरोलिनम। स्पेलिंग क्या है इसकी? इसमें होता क्या है कि शरीर में लाल लाल दाने निकल आते हैं, त्वचा चमकीला लगता है और फीवर आसमान छूता है, यानी 100 से नीचे नजर ही नहीं आएगा फीवर। और इसकी पहली मेडिसिन बनेगी एकोनाइट 30। ठीक है, उसमें होता क्या है कभी कभी कि गले के अंदर जो है तो जख्म हो जाते हैं, कोई भी चीज निगलने में बनता नहीं है, ना ही खाने में बनता है। अंदर जब आप देखेंगे ना टॉर्च जला के तो लाल लाल दाने रहेंगे। एकोनाइट वाले में मैंने एकोनाइट में नहीं कहा। जब इस तरह के लाल लाल दाने रहेंगे ना तो झट से वहां कौन सी मेडिसिन बनेगी? वेरोलिनम। लाल 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 टमाटर टमाटर, बेलोडोना। बेलाडोना। बेलाडोना। अभी हम टमाटर का तुलना किए थे ना? जी जी हाँ जी। तो भाई चौपाल में बहुत सारी आपकी बहन रहती हैं, उनसे शंखपुष्पी और ब्राह्मी लेके खाइए ना, तब दिमाग कुछ तेज होगा। सर होम्योपैथी की दवा बता अच्छा, दो दिमाग तेज करने की। क्या? होम्योपैथी की दवा दिमाग तेज करने की यही बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, उसके लिए भी आती है, नाकार्डियम है, तुजा है, नक्स है, बहुत सारी आती है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन सिलसिलेवार ढंग से थोड़ा सा धैर्य बनाए रखते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ आयुर्वेद की दवा बहुत खानी पड़ती है, 2 चम्मच 3 चम्मच। अब होता क्या है कि इसमें जो दाने चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक में जो दाने निकलते हैं ना, उसमें जलन काफी होती है जी। रोगी बेचैन हो जाता है, प्यास कम जाती है। वैसे कंडीशन में कौन सी औषधि होगी? बेलाडोना। वेरोलियम। कोनाइट। आर्सेनिक में प्यास कम लगती है। कहाँ ध्यान रहता है? पता नहीं। प्यास कम लगेगी, होठ सूखेंगे। सुनना अच्छा से पढ़ने की। हमेशा याद रखिए कि होम्योपैथ में दवा छोटी होती है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जब कोई रोगी आपके पास आता है ना, तो
केवल दवा लेकर के नहीं जाता है, वो आपके पास आता है आपका विश्वास लेने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आज के बाद जब भी कोई ज्वर का मरीज आए ना, तो आपके दिमाग में एक चित्र सामने आना चाहिए, जैसे सर्दी वाला ज्वर के लिए कैंपर, अचानक तूफान एकोनाइट, चेहरा लाल बेलाडोना, बेलाडोना, कब्ज के कारण बुखार, नक्स भूमिका, और समय पर आने वाला बुखार, मलेरिया, दवाई का नाम पूछ रहे हैं भाई। मलेरिया, गुड। यानी आज की कक्षा के बाद यदि आप केवल ये समझ जाए ना कि ज्वर का कारण पहचानना ही असली चिकित्सा है, तो समझिए ये आज का जो मीटिंग जो है ना आपका सफल रहा। सही बात सर। टाइफाइड में मैं हमेशा कहता हूं कि एक सच्चा होम्योपैथ केवल दवा नहीं देता है, वह रोगी के रोग की कहानी को पढ़ता है, महसूस करता है। डॉक्टर दिनेश जी तो बड़ा ही कान खड़ा करके सुन रहे हैं भाई। सर अगर टाइफाइड हो तो? टाइफाइड में, हाँ, टाइफोडिनम, जिस तरह से मलेरिया के लिए मलेरिया ऑफ मैंने लिखाया है, ठीक है, उसी तरह से टाइफाइड के लिए टाइफोडिनम आता है 200। चलिए दिनेश जी की निद्रा थोड़ी सी भंग करते हैं और एक लोमड़ी भी मुझे नजर आ रही है जो मीटिंग में। दिनेश जी के बारे में मैं बता दूं कि क्यों भाई गायब हो जा रहे हैं जब आपका नाम लिए तो? अरे सर कोई बात नहीं। डॉक्टर दिनेश जी एक घमंडी प्रवृत्ति के एलोपैथिक डॉक्टर हैं, जबकि वह डॉक्टर ज्योति होम्योपैथिक एक्सपर्ट। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिंटू नाम का एक बच्चा था, उसे अचानक बुखार चढ़ गया। ठंड लगने से शुरू हुआ बुखार, पहुंच गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। मिंटू के पापा काफी घबरा गए और उन्होंने झट से बच्चे को उठाया और दिनेश जी के पास ले आया। उस समय डॉक्टर ज्योति वहीं पे थी, तो डॉक्टर दिनेश जो कि एलोपैथिक के शेर थे, इंजेक्शन और गोली चलाने में बिल्कुल माहिर, जबकि वह डॉक्टर ज्योति होम्योपैथिक का चालाक लोमड़ी जो लक्षण देखकर दवा देती थी। अब दोनों डॉक्टर आपस में झगड़ते हुए आए। डॉक्टर दिनेश ने मंटू को देखा और चिल्लाया कंपाउंडर के ऊपर,
अरे वाह, ये तो भूतनी का बुखार है, तुरंत पैरासिटामोल की गोली दो, इंजेक्शन मारो। लेकिन मिंटू ठंड से कांप रहा था, प्यास लग रही थी, बेचैनी थी, और मन में उसे लग रहा था कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, यानी अंदर से डर था। डॉक्टर ज्योति ने हंसते हुए कहा, अरे दिनेश भाई जी, इंजेक्शन की जो है तो इंजेक्शन से भूतनी भागने वाली नहीं है, ये ठंड लगने का केस है, इकोनाइट 30 हर 2 घंटे पर दे दीजिए, भूतनी अपने आप भाग जाएगी। मिंटू को दवा मिली। इसमें अचानक ये बुखार अचानक आया था। मैंने अभी क्या कहा था कहानी में? अचानक प्लस डर। ठंड के कारण अचानक मैंने बोला था। अच्छा ठीक है, मेरे शब्दों पर ध्यान दें, ठीक है? मतलब जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस चीज पर ध्यान नहीं जाता है, हैं? जबकि होम्योपैथी के चालाक लोमड़ी के ऊपर ध्यान सबका जाता है। दिनेश भाई के ऊपर पूरा ध्यान जाता है कि एलोपैथिक के वो इंजेक्शन में माहिर है। मैं चित्र बन गया उसका। चित्र बन गया तो वही चित्र बनाने के उद्देश्य से ही केवल मैं ये बोलता हूँ, ठीक है? अचानक नहीं सुन पाया था, अचानक तो इकोनाइट। मिंटू को दवा दी गई, मिंटू धीरे धीरे शांत हुआ। नतीजा ये देख करके डॉक्टर दिनेश का चेहरा लटक गया। डॉक्टर दिनेश जी बोले, अब तो वीआईपी ट्रिप लगाओ। डॉक्टर ज्योति ने हल्का सा मुस्कुराई, नहीं भाई, ये जैलसीमियम का अब लक्षण आ रहा है, ये बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ रहा है। हर 2 घंटे पर दीजिए। क्यों? क्योंकि पसीना भी नहीं है, प्यास भी नहीं है, तो वैसे कंडीशन में जैलसीमियम बहुत अच्छा काम करता है। दवा दी गई, मिंटू को फिर राहत मिल गई। अब दिनेश भाई को खांसने लगे। ये तो हमारे साथ धोखा है। अचानक मिंटू का चेहरा और आंखें लाल हो गई, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे, तेज बुखार में वो चौंक कर उठ जाता था। डॉक्टर दिनेश ने कहा, बुखार तो अब 104 डिग्री हो गया है, एंटीबायोटिक शुरू करें? लेकिन ये चालाक लोमड़ी डॉक्टर ज्योति ने कहा, चेहरा लाल, ठंडे अंग, चौकना, ये बेलाडोना 30 मांग रहा है। फिर उसे दिया गया, फिर उसे 2-2 घंटे पे दिया गया। मिंटू पुनः ठीक हो गया। और ये सब देख करके डॉक्टर दिनेश भाई का सर चकराने लगा। ये लोमड़ी क्या कर रही है? मिंटू चुपचाप लेटना चाहता था, हिलने डुलने से बढ़ जाता था उसकी परेशानी। पानी देर से पीता था, लेकिन जब भी पीता था तो हाफ ग्लास का जो बोतल आता ना, हाफ लीटर का ग्लास, उससे एकदम पूरा ग्लास साफ कर देता था। मतलब एक्सेस मात्रा में पानी पीता था।
डॉक्टर दिनेश जी बोले इसे सूप पानी दो थोड़ा थोड़ा। ये चालाक लोमड़ी हंस पड़ी। नहीं नहीं नहीं, ब्राउनिया ठट्टी हर 2 घंटे पर दीजिए। हिलना पसंद न हो, जीभ अगर सफेद नजर आवे तब ब्राउनिया। मैंने पिछले बार भी पढ़ाया था ब्राउनिया, आप लोगों के सेशन में ब्राउनिया का चैप्टर मैंने पढ़ाया है। फिर किसी तरह से धीरे धीरे मंटू की तबीयत में सुधार होने लगा, उसे राहत मिलने लगी। उसके बाद मिंटू को जब पसीना आया तो पसीने के कारण पूरे शरीर में दर्द हो गया, दस्त शुरू हो गए और जीभ का अग्रभाग पर मानचित्र बन गया लाल। डॉक्टर दिनेश जी ने गोली थमाई, लेकिन डॉक्टर ज्योति ने बोली रास्टैक्स 30 हर 2 घंटे पर। भींगना, दर्द और जीभ के अग्रभाग पर लाल। मंटू फिर ठीक होने लगा। आखिर में ठंडा बासी भात भी खाने लगा। बेचैनी हो गई, पानी थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी पीने की इच्छा होने लगी उसे। इस बार डॉक्टर दिनेश ने हार मान लिया, लेकिन डॉक्टर ज्योति ने जीत की मुस्कान दी। कौन सी औषधि? आर्सेनिक 30 हर 2 घंटे पर। सब ठीक हो गया। डॉक्टर ज्योति ने डॉक्टर दिनेश से कहा, भाई हमेशा हमेशा बुखार में पैरास्टामोल नहीं चलता है, उसके लक्षण को देखिए और सही दवा दीजिए। हल्का खाना दीजिए, तरल पदार्थ दीजिए, ज्यादा भारी सामान मत दीजिए, उपवास कराओ। फिर डॉक्टर दिनेश ने सिर झुका लिया। लगता है आज का जो है तो सच्चा हीरोइन आप ही हैं। सर उपवास से क्या मतलब रहता है, थोड़ा बताइए सर। एक तो शरीर टूट रहा है, जब शरीर टूट रहा है तो हमारी पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाती है, और वैसे कंडीशन में अगर हम भारी सामान खिलाएंगे यानी देर से पचने वाला सामान खिलाएंगे तो हमारे लिवर को जरूरत से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा ना। नतीजा और ज्यादा बुखार जल्दी ठीक नहीं होगा। आप क्षण भर के लिए याद करें, आज से 40 साल 50 साल पहले आप चले जाएं तो जब किसी को बुखार लगता था ना तो 3 दिन 4 दिन पहले उपवास करवा देते थे डॉक्टर जी। लंगनम दवाई तो बाद में देते थे। पहले तो ये था सर, लंगनम परमम औषधम। क्लियर? इसलिए हल्का भोजन सुपाच्य भोजन कहा गया है। इसीलिए डॉक्टर ज्योति ने डॉक्टर दिनेश को कहा था कि हल्का भोजन चाहिए, तरल पदार्थों से ज्यादा खिलाइए, भारी सामान बिल्कुल नहीं खिलाना है, ठीक है। यदि यथासंभव हो तो उपवास कराइए, ठीक है। समझ में आ गई बात है? जी जी। चलिए समापन की ओर लेकर के चलोगे। एक चीज और समझ में आई सर कि ग्रुप में डाल देंगे। सभी चश्मा उतार लीजिए और सीट करके बैठिए।
आज की कक्षा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर ओंकार के उच्चारण के साथ समापन करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। चलिए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। हाथों की ऊष्मा को नेत्रों में महसूस करते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ को लेते हैं। आज की इस कक्षा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं कि हमें ऐसी अमूल्य जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आपका और सभी को शुभ रात्रि। चलिए मिलते हैं कल पुनः एक नए विषय को लेकर के नई जानकारी के साथ रात 9:30 बजे।